Good morning everyone. I welcome you all on Quick Ego. आज हम DSSB PGT इकोनॉमिक्स की 2021 PYQ के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसी ईयर के PYQs मैंने कराए हैं जो कि इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको। आज मैं इसका पार्ट 3 कराऊंगी। जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं उनको आज हम करेंगे। इसके और भी क्वेश्चंस बाकी हैं लेकिन हम आगे करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने 75 तक के क्वेश्चंस करा दिए हैं, जिसने भी नहीं देखा वो देख सकता है। आज हम 76 क्वेश्चन से करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न। देखिए हमें नॉट बताना है और किस चीज़ का, फॉर हायर प्रोडक्टिविटी इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में हायर प्रोडक्टिविटी होती है तो इन चारों में से कौन सा उसका रीज़न नहीं है। हमें क्वेश्चन में मेनली जो रीज़न नहीं है वो बताने हैं। हमारा ए है नो स्पेशलाइजेशन एंड नो डिवीजन ऑफ लेबर। बी है लेस डिपेंडेंस ऑन नेचुरल फैक्टर। तो अगर इंडस्ट्री सेक्टर है, अगर उसकी हायर प्रोडक्टिविटी होती है तो इसमें से कौन सा रीज़न नहीं है। तो ये तो रीज़न है ही कि जो इंडस्ट्री है वो नेचुरल फैक्टर पे कम डिपेंडेंट करता है, जबकि नेचुरल फैक्टर पे प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए हमारा ये तो रीज़न नहीं होगा। फिर कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन में कंटिन्यूटी होती है तो ये तो प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अच्छा है, वो हाई प्रोडक्टिविटी को जनरेट करेगा। तो ये भी इसका रीज़न नहीं हुआ। हमें नॉट रीज़न बताना है। तो ये दोनों तो रीज़न हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेटर कैपिटल इंटेंसिटी। अगर ग्रेटर कैपिटल इंटेंसिटी होती है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हाई प्रोडक्टिविटी को जनरेट करेगा। तो ये नीचे के बी, सी और डी ये तीनों इसके रीज़न है, लेकिन हमें पूछा है कि कौन सा रीज़न नहीं है। तो नो स्पेशलाइजेशन एंड नो डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के हायर प्रोडक्टिविटी का रीजन नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि स्पेशलाइजेशन तो होनी ही चाहिए अगर हमें इंडस्ट्री सेक्टर में हाई प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री सेक्टर की अगर लानी है, और डिवीजन ऑफ लेबर भी होना चाहिए, यानी कि लेबर को अलग अलग इंडस्ट्री में बहुत सारे काम होते हैं तो लेबर को पता होना चाहिए किसको कौन सा काम है। और यहाँ पे बोला है नो, तो इसलिए ये वाला हमारा रीज़न नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कर्व डिपिक्टिंग all maximum output possibility of two or more goods given a set of inputs is called। यानी कि एक हमारा कर्व है जो कि हमें मैक्सिमम आउटपुट पॉसिबिलिटी ऑफ टू और मोर गुड्स हमें दे रहा है, यानी कि दो से ज़्यादा गुड्स के मैक्सिमम आउटपुट पॉसिबिलिटी हमें मिल रहा है गिवन अ सेट ऑफ इनपुट। यानी कि जितने भी हमें इनपुट्स दिए हुए हैं उसके ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, मैक्सिमम आउटपुट, तो हम उसको प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं। अब प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के और भी बहुत सारे नाम हैं, तो जिनको भी और सारे नाम पता हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देगा। तो हमारा आंसर तो यही हमें मिल गया। लाफर कर्व ये टैक्स से रिलेटेड है, यानी कि टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट से रिलेटेड है। कॉन्ट्रैक्ट कर्व ये जब हम पैरेटो ऑप्टिमैलिटी के लिए हम बनाते हैं तो ये दो हमारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं, और इसके बीच में जो कर्व जाता है इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहते हैं। और कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व ये अलग होता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ रिपीट गेम द इनिशियल गेम विच इज रिपीटेड इन एवरी टाइम पीरियड इज कॉल्ड। ये गेम थ्योरी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है, और इसमें हमें पूछा है कि एक रिपीटेड गेम में अगर इनिशियल जो गेम है हमारा वो भी हर टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब एक एवरी टाइम पीरियड में ये रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो हम इस ऐसे गेम्स को हम स्टेज गेम बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ज़ीरो नहीं होगा, प्राइमरी नहीं होगा, ओरिजिन भी नहीं होगा, इसको हम स्टेज बोलते हैं, स्टेज गेम। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ गेम। अगर कोई हमें गेम खेलना हो, यानी गेम थ्योरी से रिलेटेड है, तो इसमें से कौन सा एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम गेम थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये भी उसका एक एलिमेंट होगा।
अगर हम स्ट्रैटेजीज़ की बात करें तो प्लेयर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ये भी होगा। और कौन से पे ऑफ मैट्रिक्स में कौन सा प्लेयर कैसी स्ट्रैटेजी बनाता है, किस इक्विलिब्रियम में है, और कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं या नहीं करते हैं, कॉर्पोरेटिव गेम है कि नहीं, नैश इक्विलिब्रियम फॉल करते हैं, तो उसके लिए हमें पे ऑफ मैट्रिक्स बहुत ज़रूरी है। तो पे ऑफ भी एक इसेंशियल एलिमेंट है, इसलिए ए, बी और सी ये तीनों हमारे गेम के इसेंशियल एलिमेंट्स होंगे। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिनोटेड एज बेंथमिट वेलफेयर फंक्शन। तो अगर हम इस इकोनॉमिक्स की बात करें तो इन्होंने जो वेलफेयर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने को बताया था, यहाँ पे इन सब में देखिए W है, U है, U1, U2, U3। तो वेलफेयर फंक्शन जो W है हमारा सोशल वेलफेयर को डिनोट करता है, और U1 और U2 ये सब यूटिलिटी को, कार्डिनल यूटिलिटी को डिनोट करते हैं। तो इन्होंने कौन से वेलफेयर फंक्शन को बताया था? तो अगर हम वेलफेयर को देखें, सोशल वेलफेयर, तो ये सारी यूटिलिटी 1 प्लस यूटिलिटी 2 ये सब का सम होता है, एडिशन होता है, इसमें सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं आता है। तो ये एडिशन जहाँ भी हमें मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमें सी जो ऑप्शन है इसमें ये सबका एडिशन हमें सी में ही मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर बोले कि बेंथमाइट्स वेलफेयर फंक्शन कैसे डिनोट होता है, तो दिस इज़ द सम ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी। जितने भी यूटिलिटी दी है उसका जब हम सम कर देते हैं तो हमें सोशल वेलफेयर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई आर इंडिफरेंट कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अगर हम इंडिफरेंस कर्व की बात करें, ये हमेशा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है? तो इसके हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारा, टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या दोनों गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तभी ये इसका इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है? एक तो ये है। दूसरा है टू गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट। और क्या दोनों गुड्स इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं तब इसलिए वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। अगर हम इसकी बात करें, अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री में हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो एकदम ये राइट एंगल शेप में हो जाता है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर हमें कार की ज़रूरत है तो हमें उसके लिए पेट्रोल की भी ज़रूरत है। यानी कि अगर हम कार खरीदते हैं तो हम पेट्रोल भी खरीदेंगे, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। लेकिन सब्सटीट्यूट की अगर बात करें तो सब्सटीट्यूट का मतलब होता है कि अगर हम टी लेते हैं, अगर टी की प्राइस बढ़ जाती है तो हम कॉफ़ी पे शिफ्ट हो सकते हैं। कॉफ़ी इसका एक बेस्ट सब्सटीट्यूट है। अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाती है तो टी पे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि टी इसका बेस्ट सब्सटीट्यूट है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स इसको कहते हैं। हमें सिर्फ इंडिफरेंस कर्व का बताना है कि वो कॉन्वेक्स क्यों होता है। यहाँ पे तो राइट एंगल हो गया कॉम्प्लीमेंट्री में। कॉन्वेक्स हमारा तब होता है, दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, टू गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट। जब इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट हो तब हमारा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। अगर परफेक्ट सब्सटीट्यूट होता तो हमारा ये हमारा इंडिफरेंस कर्व का शेप अलग आ जाता। इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, इसका मतलब हुआ कि जो टी और कॉफ़ी पे जो हमारा सब्सटीट्यूट होता था, यानी कि टी की प्राइस बढ़ती थी तो हम कॉफ़ी पे जब शिफ्ट होते थे तो हम एकदम परफेक्टली नहीं हो रहा है। कुछ लोग, ज़रूरी नहीं कि सब के सब कॉफ़ी पे ही शिफ्ट हो जाएं, और ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे लोग मतलब टी को ना पसंद करें, तो इसलिए ये इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कॉफ़ी नहीं पसंद होगा, प्राइस कितनी भी टी की बढ़ जाए वो टी पे ही स्टे करेंगे, तो इसलिए पहला तो होगा नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का कंडीशन में इंडिफरेंस का राइट एंगल बन जाता है। तो हमारा इसलिए ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि ये इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट जब होते हैं टू गुड्स के, इसीलिए हमारा इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन द इनकम ऑफ कंज्यूमर राइजेस देन द डिमांड कर्व ऑफ एन इंफीरियर गुड। अगर इंफीरियर गुड की बात करें तो इंफीरियर गुड एक ऐसा गुड होता है जो कि लॉ ऑफ डिमांड इस पे लागू नहीं होता है।
अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड का डिमांड कर्व क्या होगा? अगर हम नॉर्मली देखें तो जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो किसी भी गुड को वो ज़्यादा खरीदते हैं, तो नॉर्मली उनका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम इन्फीरियर गुड की बात करें तो लोग इन्फीरियर गुड मतलब घटिया वस्तु, तो ऐसी वस्तु जो इन्फीरियर है, अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी, इन्फीरियर थी और लोगों की इनकम कम थी, इसी वजह से उसका वो यूज़ करते थे। मान लीजिए कि कोई गुड है जो कि इन्फीरियर है, लोगों की इनकम इतनी थी, ये मान लीजिए लोगों की इनकम इतनी थी, तभी ये इसको यूज़ करते थे। लेकिन जब इनकम बढ़ गई है, यानी कि अब यहाँ हो गई है, तो लोग क्या करेंगे, अब इस वस्तु को कम खरीदेंगे, यानी कि अब इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये कम पे शिफ्ट हो जाएगा और ये हमारा लेफ्टवर्ड डिमांड कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर इनकम राइज करती है तो हमेशा याद रखिएगा इन्फीरियर गुड्स की कंडीशन में हमारा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, राइट एंगल और डज नॉट चेंज, ये ऑप्शन में नहीं होगा। अगर हम इसका कर्व बनाए तो पहले डिमांड कर्व हमारा यहाँ था, लेकिन अब इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि अब हम इनकम राइज हो गई है, पहले के कंडीशन में इनकम राइज हो गई है, इसलिए हम इस वस्तु को कम यूज़ करेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इफ़ सप्लाई कर्व इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक, अगर सप्लाई कर्व परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाता है तो सप्लाई कर्व का शेप कैसा होगा? तो अगर इन इलास्टिक का मतलब होता है, अगर सप्लाई कर्व इन इलास्टिक हो गई तो वो पैरेलल हो जाती है वाई एक्सिस के। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो अगर सप्लाई कर्व इन इलास्टिक हो गई तो ये वर्टिकल हो जाएगी, यानी कि इसको हम पैरेलल टू वाई एक्सिस भी कह सकते हैं। तो वर्टिकल जहाँ भी ऑप्शन में होगा वही करेक्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन ए में ही वर्टिकल है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू मेक अ रेशनल डिसीजन, अगर किसी पर्सन को रेशनल डिसीजन लेना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? क्या वो लॉजिकल चॉइस विदाउट एरर, क्या वो लॉजिकल चॉइस करेगा बिना किसी गलती के? चॉइस दैट डज नॉट हैव ट्रेड ऑफ, ऐसा चॉइस जिसके बीच कोई ट्रेड ऑफ ही नहीं हो? या चॉइस दैट नेवर चेंज, ऐसा चॉइस जो कभी चेंज नहीं होता हो? या चॉइस दैट आर कंसिस्टेंट विद अ सिमिलर गोल एवरी टाइम? तो अगर हम लास्ट वाला ऑप्शन देखें तो ये हमें करेक्ट लग रहा है कि किसी भी पर्सन को रेशनल डिसीजन लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो चॉइसेस है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए विद अ सिमिलर गोल एवरी टाइम, यानी कि हर टाइम उसका गोल एक जैसा हो, तब जाके हम कहेंगे कि ये रेशनल डिसीजन है। ये नहीं कि आज उसने कुछ और डिसीजन लिया और कल उसने कुछ और डिसीजन लिया, तो उसका ये रेशनल चॉइस नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं और बताने हैं कि कौन से करेक्ट है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म प्रोड्यूस आइडेंटिकल गुड्स, क्या परफेक्ट कंपटीशन में फर्म आइडेंटिकल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं? तो ये तो बिल्कुल सही है कि फर्म आइडेंटिकल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, ये इसका अजम्पशन भी है। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट गुड्स, तो ये भी हमारा सही है, ये भी मोनोपोलिस्ट का अजम्पशन है कि फर्म अलग अलग तरह के डिफरेंट गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा ये दोनों सही है, इसलिए बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If we want to have more of one of the good, we will have less of the other good, यानी कि अगर हम किसी एक गुड को ज़्यादा चाहते हैं, दूसरा गुड हमें कम मिलेगा उसके कंपैरिजन में। एंड thus there is always a cost of having little more of one good in terms of amount of the other goods that has to be foregone. This is known as, तो ये पढ़ते ही अगर जिसको ये कंसेप्ट कॉस्ट का ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो पढ़ते ही बता देगा कि अगर किसी एक गुड को हमें ज़्यादा लेना है तो दूसरे गुड को हमें कम करना होगा, तो उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट नहीं होगा, एक्चुअल नहीं होगा, फाइनेंसिंग कॉस्ट नहीं होगा, इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो ये तो बहुत इजी था, डी ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज
फॉर एलोकेटिंग रिसोर्स यूटिलाइजिंग अ मार्केट सिस्टम, यानी कि अगर मार्केट सिस्टम में हमें रिसोर्स एलोकेट यूटिलाइज करना है तो उसके डिसएडवांटेज हमें बताने हैं। क्या उस टाइम प्रॉफिट विल बी लेस, क्या प्रॉफिट हमारा लेस होगा, या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में टेक प्लेस, क्या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा। तो अगर हम ये देखें तो प्रॉफिट तो लेस नहीं होगा, ये इसका एक डिसएडवांटेज नहीं है। अगर हम रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं, यूटिलाइज अ मार्केट सिस्टम, तो मार्केट सिस्टम में अगर कोई रिसोर्स एलोकेट हो रहा है और उसके यूटिलाइजेशन के लिए प्रॉफिट विल बी लेस, ये इसका डिसएडवांटेज नहीं होगा। लेकिन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में टेक प्लेस, इस कंडीशन में लोगों को इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने में एक इवननेस नहीं रह जाएगी। तो ये हमारा करेक्ट होगा इन कंपेयर टू फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी ही सिर्फ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थियोरी इज एसोसिएटेड विद द डिफ़िकल्टी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि कौन सा ऐसा ब्रांच थ्योरी है जो कि रिसोर्स एलोकेशन में डिफ़िकल्टी को फेस करता है। क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है रिसोर्स एलोकेशन में, कि कैसे रिसोर्स को एलोकेट किया जाए। मैक्रो इकोनॉमिक्स तो बहुत बड़े लेवल पे है, तो उसमें उतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती है जितनी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में आती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी, जिसमें कि सिर्फ ओनली वन है, करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज़ परफेक्टली इलास्टिक एंड इंक्रीज इन डिमांड विल रिजल्ट इन, अगर किसी कमोडिटी की जो सप्लाई है परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है। देखिए, अगर इलास्टिक की बात करता है तो उसका हमेशा ऐसे बनता है शेप, और अगर इन इलास्टिक की बात करें तो शेप ऐसे बनता है। तो यहाँ पे इलास्टिक की बात की जा रही है, तो अगर इंक्रीज इन डिमांड विल रिजल्ट इन, अगर डिमांड में इंक्रीज होगा तो कैसा रिजल्ट आएगा। इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन कांस्टेंट, क्या प्राइस रिमेन कांस्टेंट होता है। तो अगर हम यहाँ प्राइस देखते हैं, इधर हम क्वांटिटी देखते हैं, तो परफेक्टली इलास्टिक शेप ऐसे होता है। तो यहाँ पे प्राइस तो हमेशा कांस्टेंट ही है, तो हमारा फर्स्ट तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है, तो ये बात भी सही है। प्राइस तो सेम है लेकिन क्वांटिटी में इसमें इस तरह इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों सही है, यानी कि बोथ ए एंड बी आर, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। हम ग्राफ के थ्रू हमने बहुत ईजिली देख लिया कि क्या होगा। तो ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके माइंड में है तो आप लोग इससे ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस। तो इंडिफरेंस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी है। टू इंडिफरेंस कर्व आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अगर हम देखें, अगर दो इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो हमने ये पढ़ा है कि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि कभी इस तरह से इंडिफरेंस कर्व नहीं बन सकता, यहाँ पे नहीं काटेंगे। तो हमारा पहला ही गलत होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू ओरिजिन, क्या इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। जबकि अगर कॉनकेव हम करें तो कॉनकेव ऐसे शेप में बनता है, तो हमारा इंडिफरेंस कर्व इस तरह तो बनता नहीं है, हमारा इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स होता है। तो अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स होता तो सही होता, लेकिन यहाँ कॉनकेव है तो ये भी गलत है, यानी कि ये दोनों गलत है। कभी भी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं काटती हैं और ना ही ये किसी भी एक्सिस को टच करती हैं, तो इसलिए हमारा नाइदर वन नॉट टू, ये नाइदर है। तो हमारा ऑप्शन ये फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म शॉर्ट रन डिसीजन। अगर हम देखें कि कौन सा एग्जाम्पल है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म का, वो भी शॉर्ट रन में अगर हमें देखना है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज लेवल ऑफ आउटपुट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, और दूसरा है हाउ मच टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन। अगर हम ये देखें तो कितना हम एडवर्टाइज कर रहे हैं सेल प्रमोशन में, ये शॉर्ट रन का डिसीजन नहीं है, हम तो ये लॉन्ग रन में करते हैं कि हमें कितना स्पेंड करना है। जबकि शॉर्ट रन में हम क्या देखते हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव अगर फॉर्म है तो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज आउटपुट लेवल पे कितना हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाते हैं। तो सिर्फ हम पहले स्टेटमेंट के बारे में सोचते हैं शॉर्ट रन में,
इस पे डिसीजन लेते हैं, ना कि हम कितना सेल करना है, प्रमोशन करना है। ये लॉन्ग टर्म का एक गोल होता है किसी भी फॉर्म का। तो इसलिए हमारा ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हमें करेक्ट बताना है। स्टेटमेंट है, इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वी डील विथ साइंटिफिक इश्यूज एंड क्वेश्चन, कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम साइंटिफिक इश्यूज और क्वेश्चंस के बारे में डील करते हैं, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम डिसएग्रीमेंट्स अमंग इकोनॉमिस्ट कैन नेवर बी रिजॉल्व्ड। क्या हम इसकी बात करते हैं? तो देखिए, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के ही पार्ट होते हैं, और जिसको अलग तरीके से इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये हमेशा इकोनॉमिक्स को एक साइंटिफिकली देखते हैं कि कैसे कोई भी इश्यूज़ या क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे टैकल करना है, डील करना है। तो हम इस बारे में बात करें तो हमारा ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर हम दूसरा करें, अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें हमेशा डिसएग्रीमेंट होता है इकोनॉमिक्स के बीच में, और जो कि कभी भी रिजॉल्व नहीं होता है। यानी कि अगर कोई थ्योरी आती है तो उसके क्रिटिक्स आते हैं, फिर उसके भी क्रिटिक्स आते हैं, और वो कभी एक पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के ही उसमें आते हैं। तो यानी कि हमारा ये दोनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द चेंज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स अलोंग विद सेम सप्लाई कर्व में अकर। हमें बताना है कि कौन सा ऐसा कारण है कि अगर गुड्स की सप्लाई में चेंज होता है तो सेम सप्लाई कर्व उसी के अलोंग अकर करती है। तो हमारा ऑप्शन है कि चेंज इन प्राइस ऑफ गुड। क्या प्राइस ऑफ गुड चेंज होता है तो क्या वो रीज़न होगा इसका कि सप्लाई कर्व किसी भी गुड का चेंज करता है सेम टाइम में जब सप्लाई कर्व अकर करता है। चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, क्या रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज होता है तब ऐसा होता है। तो अगर हम देखें तो जब हम सप्लाई या डिमांड, अगर हम दोनों का ग्राफ बनाते हैं तो हम सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी को लेते हैं, हम रिलेटेड गुड्स की प्राइस को नहीं कंसीडर करते हैं। तो हमारा ये जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। हमारा सिर्फ पहला आंसर करेक्ट होगा कि उस गुड्स की प्राइस में जो चेंज होता है तब ऐसी कंडीशन होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ओनली 1 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रिएशन ऑफ चॉइस इज डन बाय। क्रिएशन ऑफ चॉइस किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि किसी भी तरह का चॉइस हम का क्रिएशन कब होता है। तो क्या स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स की स्कैरसिटी होती है तब हम चॉइस पे आते हैं। द अर्जेंसी ऑफ नीड, क्या बहुत ज़रूरी होती है किसी चीज़ की तब हम चॉइस पे आते हैं। तो अगर हम क्रिएशन ऑफ चॉइस कब जन्म लेता है, कब होता है, तो अगर हम इसकी बात करें तो हमेशा जब स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं तभी होता है चॉइस का क्रिएशन। कि अगर बहुत कम है हमारे पास रिसोर्सेज हैं तब हमको चॉइस करना पड़ता है कि हमें किस काम को पहले करना है, किसको बाद में करना है। तो इसलिए हमारा ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर अर्जेंसी ऑफ नीड की बात करें तो अर्जेंसी ऑफ नीड में हम चॉइस नहीं देखते हैं, हमें जो समझ में आता है वो करते हैं तुरंत, लेकिन स्कैरसिटी में हमें चॉइस ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ डिफाइन दैट द डिमांड कर्व ऑफ स्लोप डाउनवर्ड। अब देखिए, अब ये हमें कैसे पता कि डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड ही होगा। तो अगर हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो हम उसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं तो जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो निगेटिव में होने लगती है। तो यानी कि इसी को हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, और इसी को लेके मार्शल ने ये डिमांड कर दिया था जो कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन ये लॉ नहीं है, टोटल यूटिलिटी मिनिमाइजेशन ये भी नहीं है, टोटल डिमिनिशिंग टोटल यूटिलिटी ये भी नहीं है, जबकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, विच व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन द मार्जिनल यूटिलिटी इज। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो टोटल यूटिलिटी का ग्राफ ऐसे होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ ऐसे होता है, और एवरेज यूटिलिटी का ग्राफ ऐसे होता है। तो जब ये
ये टोटल यूटिलिटी है हमारा और ये मार्जिनल यूटिलिटी है। अगर ये एकदम ऊपर है, एकदम मैक्सिमम पे है, तो अगर हम देखते हैं तो ये मार्जिनल यूटिलिटी है। अगर हम सीधा इसको खींचें तो ये एकदम 0 पॉइंट पे आता है, यानी कि तब ये 0 होगा। जब भी मार्जिनल यूटिलिटी अपने हाई पॉइंट पे होगी तो टोटल यूटिलिटी एकदम मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा 0 होगी। तो हमारा ऑप्शन ये ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ। अब हमें बताना है कि ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है या क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम बात करें तो ये एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। तो ये फर्स्ट, यानी कि ओनली सेकंड हमें फर्स्ट में दिया है तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फॉर्मूले में रख के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी अपन पी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाए तो उसको हम क्वालिटेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, जो किसी चीज़ की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्शन फंक्शन शोज डैश ऑफ गुड। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या शो करता है? क्या ये द इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड कॉस्ट को बताता है, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड प्राइस को बताता है, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट को बताता है, या टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड कॉस्ट को बताता है? तो अगर कभी भी हम प्रोडक्शन फंक्शन बनाते हैं तो हम इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं कि कितना इनपुट हमें लेना है, कितना आउटपुट देना है। तो यानी कि ये टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। गिवन गुड्स के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है? तो इन्फीरियर गुड्स का ही एक स्टैंडर्ड वर्जन गिवन गुड है, जो कि लॉ ऑफ डिमांड को ये बिल्कुल भी नहीं मानता, यानी कि अपोजिट होता है लॉ ऑफ डिमांड से। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी कैसी होनी चाहिए? तो अगर लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है तो गिवन उसका उल्टा है, तो इसमें पॉजिटिव होगी। बिल्कुल सिंपल, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंशन इन सप्लाई रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई अ डैश क्वांटिटी ऑफ अ गुड एट एंड डैश प्राइस। यानी कि इसमें हमें दो आंसर देने हैं, यहाँ पे और यहाँ पे क्या भरेंगे। तो अगर किसी भी सप्लाई, मतलब हमें इसमें पूछा है कि अगर किसी भी सप्लाई का एक्सपेंशन होता है, सप्लाई बढ़ती है, तो ये क्या रिफर्स करता है? क्या ये ऐसा सिचुएशन है व्हेन द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई अगर सप्लाई ज़्यादा बढ़ती है, इसका मतलब क्या है? प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज अमाउंट पे क्वांटिटी सप्लाई करना चाहता है। तो पहले में तो लार्जर होगा, तो लार्जर यहाँ पे है। अगर लार्जर होगा और वो क्यों लार्ज सप्लाई करना चाहेगा क्वांटिटी को ऑफ अ गुड एट एंड डैश प्राइस? अगर कोई भी सप्लाई क्यों ज़्यादा करेगा? ज़्यादा इसीलिए करेगा ना कि उसको प्राइस भी ज़्यादा हो, ज़्यादा मिले, तो इंक्रीज्ड प्राइस। तो हमारा ये सेम नहीं और डिक्रीज़ भी नहीं, इंक्रीज़ होगा तब। अगर हम इसको फिर से पढ़ें तो अब हमें पता चलेगा कि इसका सही मतलब क्या था। एक्सपेंशन इन सप्लाई रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स एट एन इंक्रीज्ड प्राइस। तो हमारा ये बी एकदम परफेक्ट है और एकदम सही भी है कि अगर सप्लाई में एक्सपेंशन हो रहा है तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? प्रोड्यूसर तो यही चाहेगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हम सप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चार्ज करें। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिशन्स हैव इन कॉमन विद मोनोपोली। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन हमें बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट में से क्या ऐसा स्टेटमेंट है जो इन दोनों में कॉमन है। अ लार्ज फॉर्म और अ लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स, क्या ये मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली में कॉमन है? दूसरा है हमें अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो अगर हम मोनोपोली की बात करें तो इसमें फॉर्म लार्ज और मोनोपोलिस्टिक दोनों में ये तो नहीं है कि लार्जर नंबर ऑफ फॉर्म्स होंगे।
कॉमन ये नहीं है। लेकिन अगर हम स्लोप की बात करें तो दोनों में डिमांड कर्व ऐसे ही होता है, नेगेटिव ही होता है। मोनोपोली में भी और मोनोपोलिस्टिक में भी डिमांड कर्व नेगेटिव ही होगा। तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है ओनली 2 करेक्ट हो जाएगा, जबकि ये फर्स्ट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स के फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या है, ये हमें बताना है। तो हमारा ऑप्शन है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टू बी प्राइस टेकर। क्या प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्राइस टेकर होते हैं? सेकेंड ऑप्शन है हमारा दैट देयर बी एन इफिशिएंट मार्केट फॉर एवरी कमोडिटी। क्या सारे कमोडिटी के लिए इफिशिएंट मार्केट होता है? और थर्ड है दैट द इकोनॉमी ऑपरेट्स एट सेम पॉइंट ऑफ द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। क्या इकोनॉमी यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व के सेम पॉइंट पे ऑपरेट करती है? तो अगर हम फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम वेलफेयर थ्योरम की बात करें तो इसमें ये फर्स्ट बिल्कुल सही है कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्राइस टेकर होते हैं, ये तो सही है हमारा। उसके बाद देयर विल बी इफ़िशिएंट मार्केट फॉर एवरी कमोडिटी, और सभी कमोडिटी के लिए एक इफ़िशिएंट मार्केट होता है, ये भी सही है। एंड दैट द इकोनॉमी ऑपरेट्स एट सेम पॉइंट ऑन द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व, और इकोनॉमी भी सेम यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व पे ऑपरेट करती है, तो ये भी सही है। यानी कि तीनों हमारा फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए सही है। तो हमारा ऑप्शन 4, सेकेंड, थर्ड ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए कौन सा हमारा करेक्ट है? इट कंसिस्ट अ लार्जर नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव का ये तो पहला ही असम्पशन है, ये तो सही ही होगा। सेकेंड है हमारा देयर इज़ नो बैरियर टू एंट्री। तो ये भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का असम्पशन है कि कोई भी बैरियर ऑफ एंट्री नहीं होगा। तो दोनों सही है, तो सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स हैव डिमांड कर्व दैट आर। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में डिमांड कर्व कैसा होता है? तो अभी पिछला क्वेश्चन में हमने किया कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन दोनों में डिमांड कर्व जो हमारा हुआ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी ओनली सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है? तो एक्सोजीनियस मनी सप्लाई इज डिटरमाइंड आउटसाइड द सिस्टम। तो अगर हमको ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो अगर एक्सोजीनियस की बात करें तो एक्सोजीनियस मतलब कि बाहर से, तो क्या ये मनी सप्लाई ऐसा है जो कि सिस्टम के आउटसाइड होता है? तो ये तो हमको इससे ही पता चल गया कि एक्सोजीनियस की बात कर रहे हैं, यानी कि आउटसाइड ऑफ द सिस्टम की बात करेगा, तो ये सही है। अगर इंडोजीनियस की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर अलॉन्ग विद द फर्म हाउस होल्ड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है? बैंकिंग सेक्टर इंटरनल, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में अगर रेट्स जितने भी बैंक रेट्स, रेपो रेट, CRR, SLR ये सब हाई लो होते रहते हैं, तो ये सब इंडोजीनियस चीज़ें हैं, यानी कि अंदर चीज़ें होती हैं जिन कितना करना है, कैसे करना है, ये सब उनको पता होता है। ये बाहर से कोई चीज़ें नहीं होती, ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है और बैंक अपने अपने अनुसार उसको करते हैं, जिनको अलग अलग बैंक के हिसाब से अलग अलग SLR उसी रेट पे वो कितना उनको प्रॉफिट हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो ये सब इंडोजिनस है, यानी कि बाहर से कुछ नहीं होता है, ये अंदर ही होता है। और हाउस होल्ड भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो मनी को होल्ड करके रखता है तो मनी सप्लाई में उस इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर वो मनी को बाहर देगा या किसी बैंक में जमा करता है तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन दोनों सही है, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट हमारा है एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच सेलर एंड बायर डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। अगर यहाँ पे डील की बात है, जो यहाँ पे मेन चीज़ है कि ऐसा मैकेनिज्म जिसमें सेलर एंड बायर दोनों डील करते हैं एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को,
इसकी प्रॉब्लम को डील करते हैं। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में क्या है, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसमें किसी एक पार्टी को कम इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। तो जब बायर और सेलर दोनों उस प्रॉब्लम को डील करने लगे तो उसको हम मार्केट सिग्नलिंग कहते हैं। तो मार्केट सिग्नलिंग का मतलब ही होता है कि ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें इंफॉर्मेशन या इनसाइडर इंफॉर्मेशन को बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो सारी इंफॉर्मेशन एक तरह से इनसाइडर पता चलती हैं। तो वो है मार्केट सिग्नलिंग, जिसे कि बायर एंड सेलर ये एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम को डील करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ सिंगल प्राइस मोनोपोली मस्ट डैश इफ इट वांट टू इंक्रीज इट्स सेल। तो मोनोपोली सिंगल प्राइस मतलब सिंगल प्राइस मोनोपोली अगर अपने सेल को इंक्रीज़ करना चाहता है तो इसमें क्या वो चाहेगा, इंक्रीज़ द प्राइस फॉर ऑल कस्टमर्स। क्या वो चाहेगा कि सारे कस्टमर्स के प्राइस ही इंक्रीज़ कर दो? तो सिंगल प्राइस है, वो भी मोनोपोली में है, तो उसका सेल उतना इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा। लोअर द प्राइस फॉर ऑल कस्टमर, अगर वो सारे कस्टमर के लिए प्राइस लो कर दे तो उसकी सेल में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल हमें अगर ह्यूमन बिहेवियर देखें तो जहाँ भी प्राइस कम होती है वहाँ पे कस्टमर ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही प्राइस कम होगा तो ऑटोमेटिक सेल इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मोनोपोली यही चाहेगा कि उसकी सेल इंक्रीज़ हो, इसके लिए वो प्राइस को लो करेगा। बाकी नीचे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं पे आंसर मिल गया। एक बार देख लेते हैं, लोअर इट्स प्राइस फॉर ओनली अ फ्यू सेलेक्टेड कंज्यूमर। तो अगर कुछ लोगों के लिए करेगा तो उसकी उतनी सेल नहीं बढ़ेगी, उसको पूरे सबके लिए करना पड़ेगा। और डू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करके भी बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ कर सकता है सेल, तो इसके लिए उसको सारे कस्टमर्स के लिए प्राइस को लो करना पड़ेगा। अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी इसके एग्जांपल्स देखें तो सेल वगैरह हम देखते हैं जिसमें इतनी जल्दी स्टॉक ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि प्राइस कम होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग पिग्यूवियन सब्सिडी। तो देखिए, ये जो कंसेप्ट है हमारा पिग्यूवियन टैक्स एंड पिग्यूवियन सब्सिडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर हम सब्सिडी की बात करें तो एक ग्राफ से हम इसको समझ सकते हैं। आई होप आप लोग को ये ग्राफ समझ में आए। देखिए, यहाँ पे हमेशा कॉस्ट बेनिफिट या फिर हम यहाँ पे प्राइस को लेते हैं और यहाँ पे हम क्वांटिटी को लेते हैं। इसमें इसका मतलब अभी मैं आप लोगों को इस ग्राफ से बताऊंगी। ये हमारा मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट है और ये हमारा मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है। और अगर हम सब्सिडी अगर इम्पोज होता है तो सब्सिडी किस लिए इम्पोज होता है, कि लोगों को बेनिफिट हो, यानी कि लोगों को बेनिफिट हो, तो इसलिए यहाँ पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट के लिए सब्सिडी दिया जाता है। तो अगर हम नॉर्मल देखें तो जहाँ पे मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट और मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट यहाँ था, इस वाले पॉइंट पे था, लेकिन जब सब्सिडी दी गई तो ये सोशल बेनिफिट बन गया और ये इसका जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ से यहाँ चला गया। यानी कि पहले ये क्यू पॉइंट पे था और ये पी पे था और सब्सिडी के बाद ये Q1 और ये पी स्टार पे चला गया। अगर हम इसको देखें, अगर हम इस इक्विलिब्रियम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अगर हम इसी क्वांटिटी पे आगे बढ़ते हैं मार्जिनल सोशल बेनिफिट पे, तो ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये वाला कहाँ गया, ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये पोर्शन, ये हमारा क्या है, ये मार्जिनल सोशल बेनिफिट की वजह से अगर हमने सब्सिडी प्रोवाइड की तो जो ये इतना पोर्शन है ना, ये हमारी सब्सिडी है। तो जो हमने सब्सिडी प्रोवाइड की है ये नेट सरप्लस, यानी कि इसको बेनिफिट भी बोल सकते हैं, ये हमारा नेट बेनिफिट है। और ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ये जो हमारी है ये सब्सिडी है। यानी कि इतनी सब्सिडी देने से मार्जिनल सोशल बेनिफिट इतना बढ़ गया है। तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ है। ये सब्सिडी देने से
लोगों का नेट बेनिफिट बढ़ा है, घटा नहीं है। तो हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। इट इज़ द सेम थिंग एज अ पिगुएंट टैक्स। क्या ये पिगुएंट टैक्स जैसा है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिगुएंट टैक्स में लोग टैक्स रेट जितना गवर्नमेंट टैक्स देती है, टैक्स लेती है, उतना वो बेनिफिट नहीं दे पाती है। तो एक तरह से ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को जनरेट करता है। तो ये पिगुएंट टैक्स जैसा नहीं है। इट मूव्स प्रोडक्शंस टू द सोशली ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट। क्या ये सोशली ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट के लिए की जाती है? तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर हम इस ग्राफ में ये देखें तो जितना हमने इतना हमने सब्सिडी दी थी, तो इतना सब्सिडी देने से इतना नेट बेनिफिट हुआ है, सोशल बेनिफिट। तो इसलिए ये क्या है, इट मूव्स प्रोडक्शन टू द सोशली ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट। तो प्रोडक्शन को सबको सोशली वो बेनिफिट हो, उसके लिए ये इसका प्रोडक्शन बढ़ता है। तो हमारा ओनली सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगर पिगुएंट टैक्स की बात करें तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। मैं इसका भी ग्राफ आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी होती है और यहाँ पे प्राइस होता है। ये जो पॉइंट है, ये मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट का पॉइंट है, मतलब है यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। और ये मार्जिनल सोशल कॉस्ट। उसके बाद ये इधर से एक ग्राफ बनता है हमारा, इसी के पैरेलल मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, सॉरी ये नहीं होगा। और उसके बाद इधर से यहाँ से एक बनता है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट और प्लस टैक्सेस। यानी कि जो इतना पोर्शन है, अगर हम इसको मिला देते हैं, इसको और इसको, अगर हम इसको देखें तो जो इतना पोर्शन है ये रेवेन्यू है, ये जो कि गवर्नमेंट को मिलता है। और जो वो टैक्स से जो लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करती है, यानी हमारी गवर्नमेंट जो लोगों को टैक्स से बेनिफिट प्रोवाइड करती है, वो सिर्फ इतना ही करती है। अगर इस पोर्शन को और इस पोर्शन को देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा मिलता है, जबकि बेनिफिट कम मिल रहा है लोगों को। तो ये टैक्स का है। हमें यहाँ पे सब्सिडी की बात कर रहे हैं, तो ये वाला ग्राफ ज़्यादा बेटर है सब्सिडी के लिए। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। द कंसेप्ट ऑफ मार्केट सिग्नलिंग वॉज डेवलप्ड बाय। तो मार्केट सिग्नलिंग का जो कंसेप्ट है वो माइकल स्पेंस ने दिया है। अभी पहले मार्केट सिग्नलिंग क्या होता है, अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि मार्केट सिग्नलिंग एक ऐसा ये एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम को जो बायर और सेलर, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जब बायर एंड सेलर एसिमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये माइकल स्पेंस ने इसको फर्स्ट डेवलप किया था। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। स्प्रे प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम बाइटिंग। अगर कोई स्प्रे है वो मॉस्किटो के बाइटिंग से प्रिवेंट करता है। द स्प्रे इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्पिटिटिव फर्म्स। और वो स्प्रे एक कॉम्पिटिटिव फर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। तो विच ऑफ फॉलोइंग विल बी आउटकम ऑफ द मार्केट। तो कौन सा ऐसा मार्केट का आउटकम होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, द मार्केट विल डेमोन्स्ट्रेट सेकेंड वेलफेयर थ्योरम। क्या मार्केट सेकेंड वेलफेयर थ्योरम को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। ड्यू टू द अनकैप्चर्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज वेरी स्मॉल नंबर ऑफ स्प्रे आर प्रोड्यूस्ड। ड्यू टू अनकैप्चर्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्प्रे प्रोड्यूस। अनकैप्चर्ड पॉजिटिव लार्ज नंबर ऑफ स्प्रे प्रोड्यूस। अगर हम सबको पढ़ें तो ये तो एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ है, लेकिन हम इसको बहुत लार्ज नंबर पे नहीं प्रोड्यूस करेंगे, हम बहुत स्मॉल नंबर पे प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं चाहिए कि हम सब पूरा हर जगह स्प्रे ही छिड़क रहे हैं। तो इसको बहुत स्मॉलर नंबर पे हम इसको प्रोड्यूस करेंगे। और वो भी एक कंडीशन के द्वारा प्रोड्यूस होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है, हर टाइम मच्छर तो होते नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा हमने प्रोड्यूस कर दिया, बहुत बारिश का समय हो या नॉर्मल समय हो, उस टाइम मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम की सिचुएशन अलग होगी। यहाँ पे हमें पूछा है कि हमें विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी आउटकम ऑफ द मार्केट का क्या आउटकम होगा। तो ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होगी और बहुत स्मॉल नंबर पे स्प्रे को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जिसको जो भी